हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं सुनीत पटेल आपका अपना दोस्त आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। आज साथियों आपको बताना है, यहाँ पे दो विकल्प दिए गए हैं जिसमें स्पीड और मोशंस हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन से कौन सा जवाब इसका सही होगा। पहला पढ़िए। पहला है दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं और दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है, यानी कि किसी बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक, तो दोनों में कैसे हैं? दोनों में काइनेटिक एनर्जी है, दोनों में मोशन है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है, गति में होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इनमें कौन सी एनर्जी होगी? देखिए, आप मूल रूप से जानते हैं दो एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई स्पीड होती है, किसी में स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें है गतिज ऊर्जा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है आपका, बारिश के दौरान, यानी कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी कि जो बारिश की बूंदें होती है वो किस एनर्जी से किस एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। देखिए, जब जो रेन होता है, जो बारिश होती है, वो पहले रेन ड्रॉप के रूप में इकट्ठा होता है बादल में, और फिर वो रेन ड्रॉप जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर जब बारिश के रूप में नीचे गिरती है तो उसमें फिर क्या आती है? स्पीड आती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है आपके काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए देखें, इसमें यांत्रिक ऊर्जा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और वहीं देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है, यदि बल यानी यदि फोर्स F और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन A दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, आप जानते हैं फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोर्स दिया है और आपको एक्सेलरेशन दिया है, तो आपको क्या निकालना है? मास। तो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा? डिवाइड, यानी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू हो जाएगा F/A। ये क्या हो जाएगा? आपका मास का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? F/A, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या हो जाता है? अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? देखिए, अब इसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन है। जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ठीक है, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल है, यानी गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गति का तृतीय नियम, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, यानी एम जो है मास है किसी वस्तु की, और उसका एक्सेलरेशन है ए से गतिशील कर रहा है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? अभी आपको जैसे मैं जस्ट अभी पहले क्वेश्चन बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? फोर्स,
यानी फोर्स पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि बल क्या होगा, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, या निम्न से किस में ऑक्सीकरण के समय मैक्सिमम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी सिंपल सा मतलब यह है कि इनमें से किसके जब किसका ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे अधिक आपको एनर्जी मिलती है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन वसा यानी कि फैट, तीसरा है क्षार और डी है प्रोटीन। तो आप सही जानते हैं इसका जो ऑप्शन बी यानी वसा यानी कि जो फैट है, फैट के ऑक्सीडेशन पे सबसे अधिक आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका खाली जगह भरना है इसको। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, यानी कह रहा है कि इन चारों समूहों में से किस समूह में के जीव ऐसे हैं जिनके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे, पोरीफेरा, अगला ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आर्थ्रोपोडा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा फैमिली भी है इस डाइवर्सिफिकेशन का, यानी क्लासिफिकेशन जो है, इस क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो फैमिली हो जाता है ये आपका किस कौन हो जाएगा, सबसे बड़ी फैमिली आपकी आर्थ्रोपोडा हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, देखिए अगला प्रश्न एक आपको फिगर दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाती है, इस तकनीक को क्या कहते हैं। देखिए जो पराश्रव्य तरंग है आपका, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो कहिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ये जो आपकी इमेज बनी है, इस तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर, इसको कहते हैं सीटी स्कैन या फिर एमआरआई यानी चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे इमेजिंग तकनीक। तो इसका ऑप्शन सी जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न से जब तक अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। यानी ये फुल डाइजेशन की बात कर रहा है। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके बॉडी में जब जो खाते हैं उस बॉडी उस मटेरियल से पूरी तरह एनर्जी जब बॉडी सोखती है, जिस पार्ट में मैंने बॉडी जहाँ पे इन पोषण को सोखती है, इससे एनर्जी सोखती है, वही उसी को लोग फुल डाइजेशन कहते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है इनका पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ होता है, यानी कि इनको बॉडी किस पार्ट में, बॉडी किस अंग में सोख लेती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है यह है छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती है उसमें विली नामक छोटे छोटे उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनसे प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी को उन खानों से वो सोखने का काम करती है। अगले प्रश्न को देखेंगे आप, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फेरोमोन। जो फेरोमोन होता है ये क्या करता है, जो फेरोमोन होता है ये इसकी हेल्प से जो कीट पतंगे होते हैं वो एक साथ होते हैं। जैसे आपने चींटियों को कभी देखा है, चींटियों को देखेंगे आप तो एक दूसरे के पीछे ऐसे लाइन बाय लाइन चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो फेरोमोन पदार्थ को रिलीज करती हैं, जो कि उसी पदार्थ को एक दूसरे का जब रिलीज करती है तो उसी पदार्थ को सूंघते हुए सब एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहती है। तो ऐसे कीट पतंगे होते हैं, टिड्डे देखेंगे, टिड्डे बहुत सारे एक साथ झुंड में रहते हैं, तो भी इसी फेरोमोन का इस्तेमाल करते हैं। तो फेरोमोन रिलीज करते हैं, उसी फेरोमोन की वजह से सब टिड्डे एक साथ मिलके चलते, कहीं भी चलते हैं। तो ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। कौन, ये फेरोमोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अगला प्रश्न है आपका एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से लेकर गुदा यानी कि एनस तक कितना मीटर लंबा होता है।
यानी बात कर रहा है कि हमारे माउथ से लेकर के, यानी कि माउथ से लेकर के आपका एनस तक जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कितना लंबा हो जाता है। तो ये पूरा करीब करीब 30 फीट के आसपास होता है, 30 फीट, या फिर इसको 9 मीटर की हम लोग कह सकते हैं कि 9 मीटर लंबा पूरा पाचन तंत्र होता है, और इसको फीट में कहेंगे 30 फीट के आसपास को आप कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है आपका, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी क्या है, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है। तो कोई भी डाइजेशन होगा तो आपको पता है कि कोई भी डाइजेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट में बनेगा, वो ग्लूकोज बनेगा, यानी ग्लूकोज बन के हमारी बॉडी को क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न आपको हो जाता है, कह रहा है निम्न से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, यानी कौन सा एंजाइम निकलता है। तो आप जानते हैं कि अग्नाशय से जो होता है आपके ट्रिप्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बस ये सही जवाब हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला और आखिरी प्रश्न ये है कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। ठीक, यानी जो हमारा सलाइवरी डक्ट है इससे कौन सा एंजाइम निकलता है। यानी जो मुंह में लार बनते हैं खाना खाते वक्त जो बनता है लार, यानी उसमें उस एंजाइम में, उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। तो सलाइवा हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन में डी जो हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम है हमारे सलाइवा में उपलब्ध होता है। ठीक है, और इसे जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए जो रोटी हम लोग खाते हैं, सूखी रोटी खाएंगे तो कुछ टाइम बाद खाने बाद मीठा महसूस होने लगता है। इसलिए होता है कि जो रोटी होती है इसको गेहूं की बनी है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है, इससे वो रोटी हमको मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगें। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।